नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है JMD स्टडी क्लासेज। मैं शुभम शर्मा। देखो बच्चों, हमने विगत कालांश में पाठ 5वां स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या है, दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हमने एक तो अम्ल व क्षार के बारे में सामान्य अध्ययन किया था। इसके अलावा उसकी जो परिभाषाएं या उसके तहत जो संकल्पनाएं थी वो पढ़ी थी, जिसमें हमने पहले कौन सी पढ़ी थी, आर्यनीय संकल्पना, ठीक है। दूसरी कौन सी पढ़ी थी, ब्रांस्टेड व लोरी संकल्पना। यहाँ हमारे पास एक संकल्पना रह रही है, वो तीसरी, कौन सी, तीसरी, ठीक है। इससे पहले बच्चों हमारे पास कल एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, जो क्या था, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के तहत एक क्या रह गया था अपने पास, छोटा सा टॉपिक, जो क्या थे, दोष, क्या थे, दोष, ठीक है। देखो वो दोष क्या थे कि सबसे पहले सुनो, ब्रांस्टेड व लोरी संकल्पना ने क्या बताया कि अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता। अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता, जबकि क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही। लेकिन जो यह सिद्धांत था वो अप्रोटिक, यह सिद्धांत अप्रोटिक अम्लों व क्षारों जैसे CO2, SO2 और BF3 आदि के बारे में कुछ भी नहीं बता सका। भाई देखो, अप्रोटिक अम्लों व क्षारों जैसे CO2, SO2 और BF3 के बारे में यह कुछ भी नहीं बता सका। यह किसका दोष हो गया, ब्रांस्टेड व लोरी संकल्पना का, ठीक है। इसे ऐड कर लेना, कल ये रह गया था। इसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, तीसरी संकल्पना, जिसे हम बोले लुईस संकल्पना, ठीक है, लुईस संकल्पना। देखो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह संकल्पना किसने दी होगी, लुईस ने। किसने दी होगी, लुईस ने, ठीक है। इस लुईस ने क्या बताया, देखो इस लुईस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ठीक है, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, लुईस ने क्या बताया कि अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करे, ग्रहण करे, ग्रहण मतलब लेते हैं, ठीक है। जबकि क्षार वे क्या कहलाएंगे, क्षार क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते, त्यागना मतलब देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, इसका उदाहरण देखें हमारे पास, देखो यहां BF3 अपने पास क्या हो गया, अम्ल, ठीक है, जबकि NH3 अपने पास क्या हो गया, क्षार। यहां NH3 के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म था वो किसे दे दिया, BF3 को, ठीक है, BF3 को दे दिया ना। तो यहां BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है ना, तो ये क्या हो गए, लुईस अम्ल। जबकि जो NH3 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, लुईस क्षार, या फिर क्या कहलाएगा, क्षार। देखो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद में आगे चलें, देखो इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि देखो लुईस अम्ल होता है ना, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके तथा लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म
त्याग करके, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यौगिक बनाते हैं, जो मतलब ये यौगिक होते हैं ना, जो उप सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। देखो बच्चों, जो लुईस अम्ल और लुईस क्षार होते हैं वो क्या कहलाएंगे, देखो लुईस अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, ग्रहण, और लुईस क्षार होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, त्यागेंगे, और त्याग करके क्या बनाएंगे, उपसहसंयोजक बंध। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं, हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो धनायन, ठीक है, धनायन वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, अब अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। देखो अष्टक अपूर्ण का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कोष के मतलब यौगिक है जिसका भाजतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 8। यदि उनमें 8 ना होकर 6, 7 या 5 हो तो उनका अष्टक कैसा होता है, अपूर्ण। तो धनायन वह और जिनका अष्टक अपूर्ण होगा वो क्या कहलाएंगे अपने पास, लुईस अम्ल, जिसके उदाहरण देखें अपन BF3, AlCl3, Mg+2 और Na+ आदि। ठीक है, ये धनायन हो गए ना, जैसे Mg+2 और Na+। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, ऋणायन व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, ऋणायन व एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। जैसे उदाहरण देखें H2O, ठीक है, H2O के पास कितने लोन पेयर या एकाकी युग्म हो गए, 2। इसके अलावा अमोनिया देखें और देखें क्या, OH- ऋणायन हो गए ना, और Cl-। ये किसके उदाहरण हो गए अपने पास, लुईस क्षार के। ये किसके बारे में थी अपने पास, लुईस की संकल्पना। इसके बाद चलते हम किसमें, इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, लुईस संकल्पना के गुण के बारे में कि भाई यह संकल्पना क्यों प्रसिद्ध हुई। देखो सबसे पहले आर्यनीय संकल्पना थी, वह आर्यनीय संकल्पना हाइड्रोजन विहीन व हाइड्रोक्सिल विहीन आयन के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन यह संकल्पना है ना जो हाइड्रोजन विहीन अम्ल व क्षारों के बारे में स्पष्ट रूप से बता पाई। ठीक है, यह संकल्पना किसके बारे में बता पाई, हाइड्रोजन विहीन अम्ल व क्षारों के बारे में। ये किसके गुण हो गया अपने पास, लुईस संकल्पना का। ठीक है बच्चों, हमने 3 संकल्पनाएं पूरी कर ली आज, कल 2 पढ़ ली थी और आज एक अपने पास तीसरी कौन सी थी, लुईस संकल्पना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। देखो इसमें पहला पॉइंट पढ़े, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे,
लाल तथा क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीला। ठीक है, कर देते हैं। यह इसका सामान्य गुण हो गया ना। दूसरा देखो, जो अम्ल होते हैं वे धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या हो गया अपने पास? अम्ल धातु से क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो उदाहरण देके हम अम्ल प्लस धातु, ठीक है, लवण प्लस कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम देखते हैं अम्ल ले ले अपने पास कौन सा? H2SO4, जिसे बोलते हैं अपन क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। धातु ले ले क्या? जिंक या जस्ता। यह लवण कौन सा बनाएगी? ZnSO4, जिसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिसे क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस देगी ये? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये देखो कौन सी गैस आ गई अपने पास? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस दे रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। इसमें नोट लगा के लिखना, इसीलिए अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। कई बार आपसे एक नंबर में पूछ ले कि भाई अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि धातु अम्ल से क्रिया कर क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन गैस। ये इसके 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट और देखो, इसी के अलावा इसमें और देख लो एक चीज, जो जिंक धातु होती है ना, जिंक धातु NaOH, ये NaOH अपने पास क्या हो गया? क्षार। लिख लो इसको। NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, ये उतार लिया होगा। जैसे देखो इसका उदाहरण देखो, NaOH लिख दूं मैं। ठीक है, ये जिंक हो गया। ये बनाएगी क्या अपने पास? Na2ZNO2 प्लस H2 गैस अपने पास दे देगी। ये क्या हो गया अपने पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जिंक हो जाएगी, इसे बोलते हैं अपन क्या? सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम जिंकेट। इसके 2 बिंदु पूरे हो गए सामान्य गुण के। तीसरा देखते हैं अपने पास क्या? कि धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे देखो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाएंगी? लवण प्लस क्या बनाएंगे? जल। देखो धातु ऑक्साइड अपने पास जैसे ले ले क्या? CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है,
ये क्या बनाएंगे अपने पास CuCl2 प्लस H2O। ये CuCl2 क्या हो गया अपने पास लवण, क्या हो गया लवण। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। सामान्य गुण की बात कर रहे हैं किनकी, अम्ल व क्षारों की। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं अपन क्या, अधातु ऑक्साइड क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे जिस प्रकार धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया कर लवण व जल बना रहे थे, उसी प्रकार अधातु ऑक्साइड भी क्षारों से भी क्रिया करके क्या बनाएंगे लवण व जल। जैसे देखें अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएंगे लवण व जल। ये उतार लिया होगा। ठीक है, जैसे देखो अधातु ऑक्साइड अपने पास देखे CO2 जिसे अपन क्या बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्षार अपने पास देख ले CaOH का होल ट्वाइस जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनाएगा अपने पास क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड में क्षार से मिलकर क्या बना लिए लवण। इसके बाद बात करते हैं क्या, इसके तहत हम एक नोट लगाकर लिखेंगे 3 या 2 या 3 पॉइंट लिखवा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पहला देखते हैं क्या, उतार लो इसको। देखो पहला देखते हैं जो धातु ऑक्साइड होती है ना, अभी हमने रिएक्शन की थी, धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया कर क्या बना रहे थे लवण व जल बनाते हैं। अतः ये अम्लीय ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन होंगे धातु ऑक्साइड, कौन होंगे धातु ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखो अधातु ऑक्साइड क्षारों से क्रिया करके लवण व जल बना रहे थे ना। ठीक है, बनाते हैं। अतः ये कैसी प्रकृति के होंगे अम्लीय प्रकृति के। कैसी प्रकृति के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके हो गए। ठीक है, उतार लिया होगा ये। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, तीसरा पॉइंट इसी में लिखना है। देखो अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के कैसे होंगे सुचालक। कैसे होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत अपघटन में किया जाता है। किसमें किया जाता है विद्युत अपघटन में। ठीक है, अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के कैसे होंगे सुचालक। अतः इनका उपयोग किसके रूप में किया जाएगा विद्युत अपघटन के रूप में। ये किसके बारे में थे सामान्य गुण अम्ल व क्षारों के, लिख लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या अम्ल व क्षारों के उपयोग। क्या लिखेंगे इसके बाद अम्ल व क्षारों के उपयोग। देखो
पहला उपयोग देखते हैं हम क्या, H2SO4, HCl और HNO3, ठीक है, को खनिज अम्ल कहते हैं। आपसे पूछ ले खनिज अम्ल किन्हें कहेंगे, H2SO4 और HCl और HNO3 को, ठीक है, खनिज अम्ल कहते हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाएगा, औषधि, पेंट व उर्वरक में किया जाता है। किसमें, उर्वरक में किया जाता है, ठीक है। इसमें दूसरा उपयोग देखो, केवल ये याद करने का है, जो इनके उपयोग हैं ये आपको बार बार याद करने होंगे तभी याद होंगे। दूसरा देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बॉयलर, सिंक व सैनिटरी, जैसे अपने टॉयलेट होता है ना, सैनिटरी आदि को साफ किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। साथ के साथ लिखते रहना। तीसरा देखो, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल से उर्वरक, सोने, चांदी आदि के गहने बनाए जाते हैं, आदि के गहने बनाए जाते हैं, ठीक है। चौथा देखो, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, नोट कर लिया होगा ये। इसका चौथा उपयोग देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लेता है, अम्लराज, जिसे अपन बोलते हैं क्या, एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया या अम्लराज किसे कहेंगे, देखो इसमें एक भाग HNO3, एक भाग क्या होता है, HNO3 व 3 भाग HCl, एक भाग HNO3 व 3 भाग HCl मिलकर क्या बनाएंगे, अम्लराज, क्या बनाएंगे, अम्लराज बनाते हैं, जिसका उपयोग सोने जैसी धातु होती है ना, उसको गलाने में किया जाता है, जिसका उपयोग सोने जैसी धातु को गलाने में किया जाता है, गलाने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना कि भाई एक भाग HNO3 व 3 भाग HCl मिलकर क्या बनाते हैं, अम्लराज, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, सोने जैसी धातु को गलाने में किया जाता है। इसके बाद पांचवा उपयोग देखते हैं इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। आपसे पूछ रहे कि अम्लों का राजा किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, कहते हैं जिसका उपयोग सेल, कार की बैटरी व उद्योगों में किया जाता है,
ठीक है, ये इसके क्या हो गए 5 उपयोग। छठा उपयोग देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं NaOH लिख सकते हैं ना, का उपयोग अपमार्जक, ठीक है, कोमा कागज उद्योग, कोमा वस्त्र उद्योग में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ये नोट कर लिया था। लिखने में दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सातवां देखते हैं अपन क्या, सातवां देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होगा MgH का होल ट्वाइज को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसका उपयोग पेट की अम्लता, पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, जिसका उपयोग एंटासिड मतलब एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला देखो, अगला उपयोग, इसका अगला उपयोग देखो आठवां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लिख दे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मिट्टी की अम्लता, ठीक है, सफेदी, मिट्टी की अम्लता, कोमा सफेदी व कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में काम आती है। ये इसके 8 हो गए। देखो बच्चों, फिर तो पहले बता दिया गया था, अभी बता देते हैं। ये केवल याद करने का है, समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। अगला देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर के रूप में फर्श, मतलब संगमरमर का सूत्र भी क्या हो जाएगा अपने पास CaCO3 के रूप में, कोमा लोहे के निष्कर्षण, लोहे के निष्कर्षण, संगमरमर के रूप में फर्श, लोहे के निष्कर्षण व सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला उतार लिया। इसके अलावा इसका 10वां उपयोग देखते हैं अपन क्या, डायरेक्ट लिख दे। देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3, किसमें काम आता है फोटोग्राफी में, किसमें काम आता है फोटोग्राफी में। ठीक है, देखो अगला देखो 11वां देखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है किसमें
उर्वरक व विस्फोटक के रूप में। किसमें? उर्वरक व विस्फोटक के रूप में। इसका 12वां उपयोग देखते हैं। फिटकरी, फिटकरी पढ़ाया था इससे पहले। इसका सूत्र क्या होगा अपने पास? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24 H2O। यह किसका सूत्र हो गया? फिटकरी का। इसका सीधा सा उपयोग किया जाता है, अपने आसपास देखा होगा या फिर अपने घरों में भी देखा होगा। किसमें किया जाता है? जल के शुद्धिकरण या शोधन में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बार बार रिवाइज कीजिए। देखो, इससे पहले हमने विगत क्लास में पढ़ा था क्या? अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण, संकल्पनाएं, और क्या पढ़ लिया? आज हमने लुईस संकल्पना पढ़ ली। उसके बाद और क्या पढ़ लिए? अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण, अम्ल व क्षारों के उपयोग। ठीक है बच्चों।